हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जबकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको जो एग्जाम है वो इसी वीडियो से बनने वाला है। मेरी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 टीएचपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। पहले क्वेश्चन की बात करूं, खेलो इंडिया कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार ने स्टार्ट करा था ताकि राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का विकास हो सके। और इसका उद्देश्य बेसिकली इतना था कि खेलों में अधिक से अधिक लोगों को क्या कराना है, पार्टिसिपेट कराना है और उनको उत्कृष्टता नहीं है खेलों के अंदर। और 2018 में इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है भाई। जिसमें 16 खेलों में 16 खेल इसमें टोटल थे और 209 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा यहाँ पर की थी 16 खेलों में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, और इन खेलों का प्रसारण जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल चैनल हो गए स्टार स्पोर्ट्स पर किया गया था और खिलाड़ियों के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी। बाद में इसका नाम में बदलाव भी करा गया। पहले से खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, लेकिन अब इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा जाता है इस खेलो इंडिया कार्यक्रम को, ठीक है। श्रेणियों की बात करूँ तो 17 साल से कम उम्र के स्कूली छात्र इसमें शामिल रहते हैं और 21 साल से कम उम्र के कॉलेज के बच्चे इसमें शामिल रहते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो चयनित खेलों और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए 8 वर्षों तक हर साल 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मतलब कि जो भी जिस खेल में बच्चा चुना गया है ना, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर तैयारी करने के लिए 8 साल तक जो है हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये जो कार्यक्रम है बेसिकली खेल के अंदर प्रतिभा टैलेंट को खोजने के लिए और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करने में मदद करता है। समझ आया। आगे बात करते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम का एक सगा भाई आप कह सकते हो, जो कि स्टार्ट करा गया इंडिया के अंदर, जो कि है फिट इंडिया कार्यक्रम, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो फिट इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है 19 अगस्त 2019 को हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी थी। और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था, फिटनेस को हमारी डेली लाइफ में एक हिस्सा बनाना। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो चुका है, लोगों ने फिटनेस को छोड़ दिया है, पीछे एक्सरसाइज वगैरह करते ही नहीं है। और इस अभियान का मिशन जो है लोगों की आदतों में बदलाव लाना था और उन्हें एक शारीरिक रूप से क्या बनाना था, एक एक्टिव इंसान बनाना था। अब इसका पर्पस सिंपल सा है। तो देखो, फिटनेस को आसान, मजेदार और निःशुल्क बनाना, जिसमें कोई पैसा ना लगे किसी का। और फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोगों को समझ आए कि भाई फिटनेस कितनी जरूरी होती है। स्थानीय और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना, मतलब कि जो स्थानीय स्तर पर खेल खेले जाते हैं, है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं जैसे खो खो वगैरह हो गया, फिट्टू वगैरह हो गया, ताकि इससे लोग इसी को खेलें और क्या करें भाई, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत, गांव तक पहुंचाना है भाई, ये इसका उद्देश्य है। और भारतीय नागरिकों के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां वे फिटनेस से जुड़ी जानकारी को शेयर कर सके, साझा कर सके और जागरूकता बढ़ा सके। ये समझ आ गया। तो इस खेलो इंडिया कार्यक्रम भी इंपॉर्टेंट है, फिट इंडिया प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों का परिचय देते हुए इनके मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले दोनों के बारे में बेसिक डिटेल बतानी है, देन आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक की बात करूं तो प्राचीन ओलंपिक जो खेल है 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे और 394 ईस्वी में रोमन राजा तो थियोडोसियस था प्रथम, इसने बंद करा दिया था। और ये ध्यान रखना, जो प्राचीन ओलंपिक है ये धार्मिकता के आधार पर खेला जाता था और जो कि ग्रीक देवता के सम्मान में हो जाता होता था, धार्मिकता के आधार पर था। और जो ग्रीक देवता है गॉड जियूस, उसके सम्मान में जो ये करा जाता था, ध्यान रखना एमसीक्यू में कई बार आया है। प्राचीन ओलंपिक जो है धार्मिकता के आधार पर था और किसके सम्मान में करा जाता था, गॉड जियूस के सम्मान में, उसकी रिस्पेक्ट। और केवल ग्रीक लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे और जो विजेता था उसको जैतून के पेड़ की पत्तियों से सम्मानित करा जाता था, जैसे कि आप देख भी सकते हो इमेज के अंदर, ठीक है, ये जीतने वाले को। आधुनिक ओलंपिक की बात करूँ, ये बेसिक परिचय, अभी डिफरेंस भी देखेंगे हम, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 ईस्वी में हुई थी ग्रीस के अंदर, जो कि बैरन पीरियड कुबर्टिन के प्रयासों से हुई। 16 जून 1894 को पेरिस में तय किया गया कि हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। 1896 में भाई ये क्या हो जाता है, ये स्टार्ट होता है। और 1894 में ही पेरिस में तय कर लिया गया था कि हर 4 साल में ही होने वाला। उसके बाद 1896 में इसको स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। और 2020 में खेलों जो खेल है ये कोरोना महामारी के कारण हुए नहीं थे, तो 2020 की जगह 2021 में ही हो गए थे जापान में, ठीक है, जो कि टोक्यो उसकी राजधानी है वहाँ पर। और भविष्य के जो खेल है 2024 और 2028 ओलंपिक्स जो है पेरिस और लॉरेंस एंजल्स में होंगे। तो 2024 के तो हो चुके हैं पेरिस में, अब जब 2028 आ रहा है ना, इसके जो ओलंपिक होने वाले हैं वो लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, ध्यान रखना। और जो जीतता है उसको स्वर्ण, रजत, कांस्य का पदक दिया जाता है। और इन खेलों की जो देख रेख है वो कौन करती है, आईओसी करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब डिफरेंस आप देख लो, वैसे आप समझ भी गए होंगे। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करो तो यहाँ ये सिर्फ यूनान में आयोजित होता है
और आधुनिक ओलंपिक विश्व में कहीं भी चालू हो सकता है। प्राचीन ओलंपिक खेल में जो प्रतिभागी और कंपटीशन होगा वो सिर्फ यूनानियों के बीच में होगा। और आधुनिक ओलंपिक खेल में जो है इसमें प्रतिभागी कहीं का भी हो सकता है, मतलब किसी भी देश का नागरिक हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करूँ तो एक धार्मिक त्यौहार है, धार्मिकता के आधार पर खेला जाता था। और आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वैश्विक शांति, वैश्विक बढ़ोतरी, है ना, सब देश का एक साथ आना, इंटीग्रेशन पर जोर देता है। और प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ये 5 दिन चलता है, और आधुनिक ओलंपिक खेल ये 16 दिन का होता है। प्राचीन ओलंपिक खेल भी 4 साल में एक बार होता था, और आधुनिक ओलंपिक खेल अब भी जो है 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक मूल्य का वर्णन कीजिए। तो ओलंपिक मूल्य भाई 3 होते हैं, श्रेष्ठता, आदर एंड मित्रता। श्रेष्ठता की बात करूं तो ओलंपिक मूल्य मतलब कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना ओलंपिक्स गेम्स के अंदर, तो उसके अंदर ये ओलंपिक मूल्य उसके अंदर होने चाहिए, उसको मानने चाहिए। तो पहला श्रेष्ठता मतलब कि खेल में और पेशेवर जीवन, पेशेवर जीवन मतलब कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। हमें वो गोल हमारा पूरा हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। इंपॉर्टेंट जीतना नहीं होता बल्कि संघर्ष का महत्व होता है। सही बात है, आपकी जो भी लाइफ है, चाहे खेल में चाहे पेशेवर जीवन में, संघर्ष करना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि जीतना। जीतने का हमें प्रयास करना होता है। शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना ही क्या कहलाता है भाई, एक्सीलेंस कहलाता है, ध्यान रखना। आदर की बात करूं तो आत्मसम्मान और दूसरों का आदर करना, प्राकृतिक वातावरण के जो नियम है उसको मानना, उसका सम्मान करना, तो ये आदर होता है। दूसरा मूल्य है उसके बाद मित्रता। तो मित्रता जो है ओलंपिक खेलों का केंद्र बिंदु है, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। तो मित्रता क्या होता है बेसिकली, जो ये आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है कि भाई जो भी तुम अलग अलग कंट्री के जो एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करने आए हैं, उनमें क्या होना चाहिए भाई, तालमेल होना चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से और विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच, ठीक है ना, मित्रता का भाव होना चाहिए। तो ये ओलंपिक का तीसरा मूल्य और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य या भूमिका का वर्णन कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है कि ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लेना, कि भाई जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ होंगे, किस जगह पर होंगे, तो उसका निर्णय कौन करता है, आईओसी करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ करती है, ठीक है भाई, या समिति करती है। अगला, प्रतियोगिताओं के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण करना। जो प्रतियोगिता होगी ओलंपिक्स वाली, उसमें जो मौलिक नियम होंगे जो सबको मानने होंगे उसका निर्धारण कौन करेगा, यही का समिति करेगी। और खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना, ये भी इसी का काम होता है। और खेल कार्यक्रमों के संचालन और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्य देशों का चयन करना, मतलब कि खेल कार्यक्रम का संचालन तो करती करती है, और खेल जो ये हो रहे हैं किस देश में होंगे, यानी कि मेजबान देश कौन कौन से होंगे या कौन कौन से देश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ और जो नए सदस्य देश हैं उनका चयन भी कौन करती है, समिति ही करती है। और ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना, यानी ओलंपिक के अंदर कोई भी मान लो ऐसा चीज हो रही है जिससे भेदभाव क्रिएट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है, पक्षपात हो रहा है खिलाड़ियों के बीच में, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करती है, यही समिति करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ओलंपिक ध्वज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2 मार्क्स में आ जाता है। तो ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे आप देख भी पा रहे हो फोटो के अंदर। और इसके नीचे क्या लिखा रहता है, जैसे ये रिंग हो गए, अब इसके नीचे क्या लिखा रहेगा, सीटीएस, ऑल्टीएस, फोर्टीएस और कम्युनिटर लिखा होता है। अब जो सीटीएस है इसका मतलब क्या होता है, तेज। ऑल्टीएस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टीएस का मतलब होता है ताकतवर, और कम्युनिटर का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, टुगेदरनेस। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इस ध्वज को पहली बार जो है 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था, और ये सफेद रंग का होता है, ये झंडा सफेद रंग का ही है इनका। इसमें आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले बने होते हैं, जो बता चुका हूँ, जो 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये 5 जो रिंग है, छल्ले हैं, ये 5 महाद्वीपों को दिखा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये 5 छल्ले हैं ये कौन कौन, जो अलग अलग कलर के हैं, ये कौन कौन से महाद्वीप को दिखा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे बताया था, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। और आपस में जुड़े हुए जो छल्ले हैं ये इंटरकनेक्टेड आपको दिख रहे हैं, क्या दिखाते हैं, ये 5 महाद्वीपों के बीच में सहयोग और मित्रता को दर्शाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, योग के महत्व को समझाना है। तो योग जो है शारीरिक और मानसिक व्यायाम होते हैं, योग के अंदर बहुत सारे आसन हम कर रहे होते हैं इसके तहत, जिनसे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। तो योग के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि योग हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। हमारा हृदय जो है, हमारे फेफड़े, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नियमित अभ्यास से शरीर रोग मुक्त रहता है, मतलब कि अगर हम क्या कर रहे होते हैं, नियमित रूप से अभ्यास कर रहे होते हैं, किसका भाई, योग का कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, रोग मुक्त रहती है। थकान
दूर करने में सहायक है। हम थकते भी बहुत देर में हैं अगर हम रेगुलर बेसिस पर क्या कर रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं। हमारी तो याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति वो बढ़ जाती है। शारीरिक ढांचा हमारा ठीक हो जाता है। कोई जैसे अगर शारीरिक पोस्चर आप देखा हो, कुबड़ निकल रहा होता है ना, आगे से कुबड़ निकल रहा होता है, इसका शरीर एक तरफ झुका होता है, तो ये सब खत्म हो जाता है। शारीरिक ढांचे में सुधार होता है योग करने से। अगले क्वेश्चन की बात करूं, महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग के 8 अंगों का वर्णन कीजिए। आपको महर्षि पतंजलि के बारे में बताना है, जो उन्होंने अष्टांग योग बताए हैं, ठीक है। अगर कोई भी इसको फॉलो कर लेता है तो भाई उसका शरीर और उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो योग का मेन पर्पस क्या होता है, योग जो करते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, मन पर नियंत्रण पाना, अपने जो मानसिक रूप से जो उनका मन विचलित होता रहता है उसको एक जगह लाना, ठीक है, नियंत्रण करना एक तरह से मैं कहूँ। तो ये तभी संभव हो पाता है यदि व्यक्ति जो अष्टांग योग है जो कराने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, उन 8 तत्वों का पालन करे जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा जो है सुझाए गए हैं। तो पहला जो है यम है। जो पहला अष्टांग योग का जो पहला अंग है, पहला तत्व है, वो यम है। तो अष्टांग योग का पहला यही है। यम का मतलब होता है कि इंद्रियों और मन को हिंसा आदि जितने भी अशुभ भाव होते हैं उससे हटाकर अपने ऊपर केंद्रित करना। हिंसा, अपने इंद्रिय जैसे सुनना, बोलना, हमारी त्वचा, इन सब को क्या है कि अशुभ कार्यों से हटाकर जो है कहाँ लेके आना है, अपने ऊपर केंद्रित करना है, यम कहता है। अब यम के अंदर ना 5 चीजें आती जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब जो है यम के अंदर फॉलो किया जाता है। सबका मतलब पता होगा आपको। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, हमें सच बोलना है। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का फॉलो कर, ब्रह्मचर्य आपको पता होगा, जिसको मॉडरेशन कहते हैं या सेलिबेसी भी कहते हैं। मतलब कि ब्रह्मचर्य फॉलो करना है कि जब तक मतलब शादी वगैरह नहीं हो जाती है तो हमको वैसे ही ब्रह्मचर्य फॉलो करते रहना है। और अपरिग्रह, और जिसको बोलते हैं कि नॉन पोसेसिवनेस, मतलब कि हर चीज़ में अपना ये मत दिखाओ कि ये मेरा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो अपरिग्रह होता है ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर चीज़ को अपना हक दिखाना, घमंड टाइप दिखाना, ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगले अंग की बात करो, नियम। तो इसका अर्थ होता है कि योगी को अपने जीवन में निम्नलिखित आदतें माननी चाहिए, हैबिट जो है अपनानी चाहिए। जैसे कि सोच, शरीर साफ रखना चाहिए। संतोष मतलब कि जो है अपने पास उसमें संतोष कर लेना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तब करना चाहिए। और अपना खुद की स्टडी करनी चाहिए, अपने बारे में पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, डिवोशन टू गॉड। तो नियम के अंदर ये आदतें होनी चाहिए। आसन, तो क्या होता है भाई ये, तो किसी मुद्रा में स्थिर बैठ जाना और शांति से बैठ जाना, जिसको हम बोलते हैं सुखपूर्वक बैठ जाना, यही कहलाता है आसन। और इसे करने से योगी का जो मन है ना वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, मन भटकता नहीं है। और आसन से क्या होता है, प्रत्येक अंग प्रत्यंग को क्रियाशीलता मिलती है, जिससे वो सक्रिय, स्वस्थ और लचीले बन जाते हैं। तो आसन का मतलब समझ आ गया, ये भी इसका तीसरा अंग है। उसके बाद प्राणायाम। तो आसन में स्थिर हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी श्वास को लेना छोड़ने की जो स्वाभाविक गति होती है उसको नियंत्रित कर लेते हैं, है ना, उसको प्राणायाम कहते हैं। जैसे कि हम सांस लिया, हमने उसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया, वह रोक के रखा हुआ एक बार, फिर छोड़ दिया सांस को, ठीक है। तो प्राणायाम कहलाता है, यानी कि जो स्वाभाविक गति होती है सांस लेने छोड़ने की, उसको नियंत्रित करना। इस प्रक्रिया को अगर हम करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों साफ हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगले अंक की बात करते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के द्वारा साधक का क्या इंद्रियों पर पूरा अधिकार हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो है इंद्रियों को आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हटाना, या मन को विचलित करना, रोकना है, ठीक है ना भाई। तो जो ये इंद्रिय है, जैसे हम कुछ बोलते हैं, छूते हैं, है ना, रूप हो गया त्वचा, रस हो गया, और गंध, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब हम करके अपनी इंद्रियों को भटकाते हैं। तो ये सबको इंद्रियों को हटाकर जो है आत्म कल्याण के रास्ते दूर हटाती है। तो हम क्या करना भाई, खुद के ऊपर, आत्म कल्याण के ऊपर अपने इंद्रियों को फोकस करना है और मन को विचलित करने से रोकना है। और प्रत्याहार सिद्ध होने पर योगी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रत्याहार सिद्ध हो गया किसी को, इसका मतलब है कि उसने क्या करा, अपनी जो इंद्रियां हैं उस पर विजय प्राप्त कर ली है और परम सुख का अनुभव वो कर लेता है। इंद्रिय आपको पता होगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमारी त्वचा है, हम किसी को छू पाते हैं, है ना, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब क्या है भाई, हमारी इंद्रियां हैं, ध्यान रखना। जैसे आँख, नाक, हमारी त्वचा, हमारी जीभ वगैरह, मतलब जो हम जीभ हो गई, है ना, नाक हो गई, ये सब हमारी क्या है भाई, इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो जैसे प्रत्याहार सिद्ध हो गया तो इसका मतलब है कि हमने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया है। उसके बाद धारणा। तो जैसे प्रत्याहार सिद्ध हो गया तो प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रिय और मन जो है बेकार विषयों से यानी स्थूल विषयों से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य, आत्म परमात्मा और आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे धारणा कहते हैं।
तो प्रत्याहार सिद्ध होने के बाद जब इंद्रिय और मन जो है इन फालतू के विषय से हटाकर जब अपने ऊपर आत्मा परमात्मा पर लगाता है ध्यान, तो उसको हम धारणा कहते हैं। ध्यान क्या होता है? ध्यान के समय एकमात्र विषय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है। तो ध्यान के समय क्या होता है? एकमात्र कोई विषय है, लक्ष्य उस पर ध्यान केंद्रित रहता है, तो उसको ध्यान ही बोलते हैं। और इस अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति आनंद, शांति और आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। उसे कुछ नहीं पता अगल बगल क्या चल रहा है, वो आनंद में, शांति में एकदम। और आत्मा का स्वरूप कैसा, उसमें बिल्कुल लीन हो जाता है, हो जाता है। इसके बाद समाधि, तो अष्टांग का सबसे उन्नत और अंतिम चरण यही है। तो इस अवस्था में क्या होता है? व्यक्ति जो है अपनी चेतना को भौतिक अस्तित्व से परे ले जाता है। जो उसकी चेतना है, वो जितना ही अपना भौतिक यानी कि जो अपना आसपास का जीवन है ना, भौतिक जीवन जिसे कहते हैं, भौतिक अस्तित्व जो होता है, उससे बिल्कुल दूर ले जाता है और आत्मा परमात्मा का एक हो जाना। समाधि का मतलब है कि आत्मा परमात्मा एक हो चुकी है अब। और इस अवस्था को पाने के लिए जो है गहन ध्यान की जरूरत पड़ती है और मानसिक अनुशासन की जरूरत यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है। मतलब ऐसे समाधि प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आपको गहन ध्यान लगाना पड़ेगा और मानसिक अनुशासन चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, तब जाके जो है समाधि मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो यौगिक क्रिया जिसको शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं, षटकर्म क्रिया भी कहते हैं, तो जिसमें क्या होता है, 6 क्रियाएं आती हैं जिसके जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे सुनो भाई, इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है। आंतरिक रूप यानी कि शरीर के अंदर से भी शुद्धिकरण होता है और इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। 6 क्रिया आती हैं, आपको 6 क्रिया बता दूंगा, उसका काम क्या होता है बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में जाना है, चैप्टर देखो भाई, बना रखा है। तो यौगिक क्रिया भाई अपनी ये होती हैं, नैतिक क्रिया, धौतिक क्रिया, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति क्रिया। तो नैतिक क्रिया की बात करूँ तो नासिका के मार्ग को साफ करना और शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है नैतिक। धौतिक की बात करूँ तो आहार नली जो अपनी होती है उसकी सफाई करने की प्रक्रिया होती है। नौली हमारा जो अमाशय है उसके अंगों की मालिश और सशक्तिकरण, मतलब कि उसको मजबूत बनाने की क्रिया है। बस्ती की बात करूँ तो आंत को धोने का काम करते हैं, शुद्ध बनाने की तकनीक है ये। कपालभाति जो हमारा मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा है उसकी शुद्धिकरण के लिए एक श्वास तकनीक है। और त्राटक की बात करो तो गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया जिसमें एकाग्रता और शक्ति के लिए यहाँ पर ये करा जाता। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWS हैं, जो आपसे थोड़े अलग हैं, है ना, उनमें कोई ना कोई कमी है, तो उनको बोला जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो उनके लिए अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, जैसे कहते हैं विभिन्न पेशेवर, तो उनकी भूमिका क्या है? तो पहला है परामर्शदाता। तो परामर्शदाता का एक पेशेवर होता है, ठीक है, जो कि CWS वाले बच्चों के लिए काम कर रहा होता है। तो बेसिकली करता क्या है, ये बच्चों और उनके परिवारों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है ताकि वो मतलब कि टूटे ना, है ना, उनको स्ट्रेस ना हो। और बच्चे के आत्मविश्वास यानी उसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं भाई, क्योंकि सलाह देते हैं ना अच्छी अच्छी, ध्यान रखना है। और व्यवहारिक समस्या को समझने और उनको हल करने में सहयोग करते हैं परामर्शदाता, ध्यान रखना किसकी, CWS वाले बच्चों की। उसके बाद व्यावसायिक चिकित्सक, तो बच्चों की जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ होती है जैसे कि लिखना, खाना, कपड़े पहनना, उनकी क्षमता को सुधारने में मदद करते हैं, ठीक है, व्यावसायिक चिकित्सक। और उनकी मोटर को सुधारने का काम करते हैं। उनकी मोटर मतलब कि मोटर स्किल्स, मोटर स्किल या मोटर कौशल, जैसे वो गति कर पाए, चल फिर पाए, है ना, एक्सरसाइज कर पाए, इसको बोलते हैं मोटर कौशल, तो सुधारने का काम करते हैं। भौतिक चिकित्सक की बात करूँ तो बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान देते हैं ये। मांसपेशियों की ताकत और संतुलन को सुधारने की के लिए व्यायाम और तकनीक का उपयोग करते हैं ये भौतिक चिकित्सक, इसको इंग्लिश में फिजिकल थेरेपिस्ट कहते हैं। तो बच्चों की ताकत बढ़ानी है, मांसपेशियों की, उनको बैलेंस बनाना सिखाना है, उसके लिए अलग अलग व्यायाम और तकनीक का उपयोग ये करते हैं। और चलने और अन्य जितने भी शारीरिक गतिविधियाँ होती है उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। वाक् चिकित्सक की बात करूँ तो बच्चों को बोलना, सुनना, उसकी भाषा की समझ की क्षमता को सुधारना होता है कि बच्चा बोल पाए, सुन पाए ढंग से, भाषा को समझ पाए, भाषा किसी को समझा पाए अपनी। तो इसकी जो स्किल होती है उसको सुधारने में मदद करना। और जिन बच्चों को वाणी से रिलेटेड यानी बोलने से रिलेटेड समस्या होती तो उनके लिए संचार तकनीक कि मतलब उनसे कैसे कम्युनिकेट करा जाए और उसका अभ्यास का उपयोग ये करते हैं कौन, वाक् चिकित्सक, इसको इंग्लिश में स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं। विशेष शिक्षा शिक्षक, तो बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करा जाता है। अनुकूलित पाठ्यक्रम का मतलब है कि जो उनके लिए ही बनाया गया, CWS वाले बच्चों के लिए, तो विशेष शिक्षा शिक्षक यही करते हैं। और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं को और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ाई करवाते हैं कि हर बच्चे की जैसी नीड है उसके हिसाब से, जैसी क्षमता है उस हिसाब से उसको जो पढ़ाया जाता है। और बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने पर भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी पर डिपेंडेंट ना हो और वो उसके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हो, ठीक है। तो विशेष शिक्षा शिक्षक का काम ये होता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक, तो बच्चों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाना, उनकी फिटनेस सुधारने में मदद करता है।
खेल और गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क सिखाना, आत्मविश्वास, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करते हैं भाई फिजिकल एजुकेशन टीचर। और गतिविधियों को जो है बच्चों की शारीरिक क्षमता के अनुसार है, उनकी रुचि के अनुसार ही यहाँ पर रखा जाता है, अनुकूलित करते हैं कौन? फिजिकल एजुकेशन टीचर। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुयोग्यता के महत्व पर चर्चा कीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुयोग्यता मतलब होता है भाई अपने यहाँ पर वेलबींग एक तरह से, ठीक है। तो अब सुयोग्यता का महत्व क्या होता है? तो स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुयोग्यता बहुत जरूरी है। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है भाई सुयोग्यता। और सुयोग्यता ऐसे नहीं आती है ना। सुयोग्यता के कारण क्या होता है? व्यक्ति का अच्छा जीवन व्यतीत करता है, एक बैलेंस बना के जीवन व्यतीत करता है, उसको बोलते हैं सुयोग्यता। ध्यान रखना है। इसने क्या जिंदगी के हर एस्पेक्ट में क्या कर रखा है भाई? हर क्षेत्र में बैलेंस बना रखा है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर एक चीज में जिंदगी के जो एस्पेक्ट होता है बैलेंस बनाता है। योग्यता के कारण क्या होता है? व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। अच्छा नागरिक बनने के लिए योग्य व्यक्ति भाई अपनी आदतों और कार्य को संतुलन में रखते हैं, आपको पता है। तो इससे क्या होता है? वो समाज और देश के लिए टाइम दे सकते हैं, तो उनका योगदान भी ज्यादा होता है, तो अच्छे नागरिक भी कहलाते हैं। तनाव रहित जीवन जीने के लिए जब भाई बंदे ने हर जगह क्या कर लिया, जिसके पास योग्यता होगा, जिसने क्या कर रखा है, हर चीज में बैलेंस बना रखा है, कोई भी चीज ओवर नहीं करी है, तो उसका क्या होगा? वो उसका जीवन क्या बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं होगा। तो योग्यता व्यक्ति को तनाव, डर और समस्याओं से मुक्त कर सकती है और एक संतुलित जीवन जीने के लिए सहायक होती है। जीवन का आनंद लेने के लिए भाई तो योग्य व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, जिससे वो जीवन का आनंद ले सकता है। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो जब व्यक्ति हर चीज में बैलेंस बना कर रखेगा तो उसको लक्ष्य भी आसानी से मिल जाएगा। यानी योग्य व्यक्ति जो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, शारीरिक पुष्टि के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस, तो उसका महत्व क्या होता है? तो पहला जो महत्व आपको लिखना है वो है भाई एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए काफी जरूरी हो जाती है। ध्यान रखना है शारीरिक पुष्टि। तो शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, एक अधिक समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन वो जी सकता है, एक्टिव जीवन जी सकता है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से क्या होगा? पुष्ट होगा, यानी फिजिकली फिट होगा। ऊर्जा शक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए शारीरिक क्षमता या शारीरिक पुष्टि बहुत जरूरी होती है। यानी पुष्ट शरीर जो होता है ना, उसके कारण व्यक्ति जो है दैनिक कार्यों को बिना थकावट के पूरा कर सकता है। अब एक नॉर्मल बंदा है जिसकी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल अच्छी नहीं है, और एक ऐसा बंदा है जो फिजिकल फिट है, यानी कि शारीरिक पुष्टि है उसके अंदर, तो वो अपने काम को बिना थके कर पाएगा, और सारे के सारे काम। और काम करने के बाद भी जो है उसकी क्षमता विकसित रहेगी, मतलब अतिरिक्त कार्य करने की भी क्षमता उसके पास रहेगी। खत्म हो गया काम, फिर भी एक्स्ट्रा काम वो कर सकता है, उसके पास ऊर्जा रहने वाली है। शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर रखने के लिए भाई जो शारीरिक रूप से पुष्ट होता है तो अपने शरीर में फैट जमा होने नहीं देता है। तो शारीरिक पुष्टि क्या करती है? वसा को नियंत्रित रखती है और शरीर को फिट और सक्रिय यानी कि एक्टिव बनाए रखती है। ठीक है भाई। आनंदमय जीवन जीने के लिए तो शारीरिक पुष्टता तो है व्यक्ति को आनंद और आत्मविश्वास से भर देती है। जीवन आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने में मदद करती है, और ये सकारात्मक आत्म छवि को विकसित करता है। यानी एक पॉजिटिव सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, अपनी जो छवि बनती है खुद के अंदर वो एक पॉजिटिव वाली बनती है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता के विशेष गुण क्या है? प्रत्येक गुण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो एक अच्छे नेता के गुण क्या हो सकते हैं भाई? तो आकर्षक रूप, बुद्धिमान होगा, रचनात्मक होगा, मित्रता और स्नेह होगा, मतलब कि प्यार करना जानता होगा अपने जो टीम है, और एक मित्रता के तौर पर रहता होगा, और एक अच्छी हेल्थ उसकी होगी ना, अच्छा स्वास्थ्य होगा। ठीक है। तो देखो भाई, फटाफट बात करते हैं। तो एक नेतृत्व जो कर रहा है ना व्यक्ति, तो उसके अंदर पहला गुण जो होना चाहिए या होता है वो है आकर्षक रूप। यानी कि नेतृत्व में व्यक्ति का आकर्षक रूप होना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, जैसे दिखता कैसा है वो, है ना। तो उसके व्यक्तित्व का पहला प्रभाव यही पड़ता है कि वो दिखता कैसा है, उसका रूप काफी आकर्षक होना चाहिए। बुद्धिमान, तो एक नेता के लिए बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो है समस्याओं का समाधान वो ढूंढ सके। और शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन है बुद्धिमान नेता जो है मार्गदर्शन के लिए, यानी कौन सा रास्ते पे चलना है इसके लिए बहुत जरूरी है। रचनात्मक, तो एक नेता का क्रिएटिव यानी रचनात्मक और सृजनात्मक यानी इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, ताकि वो नई 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 तरीकों को खोज पाए, जिससे उसकी टीम को बेहतर कर पाए। और ये नेता जो है कई नई तकनीकों को और विचारों को लागू कर सकता है, ठीक है, अपनी टीम पर। मित्रता और स्नेह, तो मित्रता और स्नेह एक नेता के आवश्यक गुण है। ये जो गुण होते हैं मित्रता और स्नेह वाले, ये गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के दौरान सहायक होते हैं। मान लो कि इनकी टीम हार जाती है, तो एक नेता को चिल्लाने की बजाय जो है एक स्नेह वाला रूप दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, हमने मेहनत करी थी, ठीक है, हम जीते हैं एक तरह से। तो ये क्या हो गया? स्नेह वाला भाव हो गया। तो एक नेता के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, एक स्वस्थ नेता बिना थकावट के कार्य कर सकता है, और अच्छा स्वस्थ जो है शारीरिक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है। और नेता जब एक्टिव होगा तो उसकी टीम भी पूरी एक्टिव रहती है। तो ये आवश्यक गुण होते हैं एक नेता बनने के। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर के प्रकार।
का वर्णन आपको करना। शरीर के प्रकार में बात करूँ तो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो मानव शरीर के प्रकार का अर्थ जो है मानव शरीर के आकार व रचना से है, कि हम बोले भाई मानव शरीर का प्रकार क्या है, तो उसका आकार कैसा है, उसकी रचना कैसे हुई है शरीर की, तो इसको हम बोलते हैं मानव शरीर के प्रकार। अब जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम हर्बर्ट सेल्डन, तो इन्होंने क्या करा है, शरीर के आकार पर सभी व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, जो बता चुका हूँ मैं आपको, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। ठीक है। एंडोमॉर्फ की बात करूँ तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं शरीर में गोल मटोल होते हैं और बड़े सुडोल, बड़े दिखते और काफ़ी अच्छे दिखते, सुडोल शरीर होता है। और खेलों में अधिक प्रदर्शन ये नहीं कर पाते, जिसमें ज़्यादा फुर्ती चाहिए होती है, वो काम खेल इनके लिए नहीं बने। पावर लिफ्टिंग जैसे खेल जो है इनके लिए सही माने जाते हैं। मेसोमॉर्फ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका शरीर काफ़ी सुडोल, मतलब पोस्चर ठीक होता है, मजबूत होता है और वर्गाकार दिखते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। ठीक है। और इन व्यक्तियों के कंधे काफ़ी चौड़े होते हैं और ये व्यक्ति किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, कोई भी गेम आप ले सकते हो इनके लिए, वो अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल आप देना चाहो, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिसमें फुर्ती चाहिए होती है, रनिंग हो गया, रनिंग में भी चल जाते हैं, बाकी एक्टोमॉर्फ रनिंग वाले ज़्यादा माने जाते हैं जो बताने वाला हूँ। तो जिन व्यक्तियों का शरीर पतला होता है, लंबा होता है, जिनको लंबू हम कह देते हैं, वो एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में आते हैं। और इनकी मांसपेशियां जो है पतली होती हैं, हाथ पैर बहुत लंबे दिखाई देते हैं, और इनकी छाती बहुत चपटी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई जिसको हम कहते हैं ना भाई कितना सुखड़ा बंदा है, ये कितना पतला है, तो वही वाली बात समझ लो, उसको हम एक्टोमॉर्फ बोल देते हैं। और इनका शरीर काफ़ी हल्का होता है, इस वजह से जो है लंबी दूरी की दौड़ है, जिम्नास्टिक वगैरह है, और या सहन शक्ति से रिलेटेड कोई खेल है ना, तो ये कर लेते हैं। ध्यान रखा, तो इनके लिए सही माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के मुख्य 4 उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो योग्यता और क्षमताओं को जानना भाई, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का मतलब क्या है। परीक्षण मतलब टेस्ट आप ले रहे हो, फिर मेजर कर रहे हो कि टेस्ट ठीक हुआ या नहीं हुआ, मतलब टेस्ट, परीक्षण करा, टेस्ट क्या है, ये हमने टेस्ट चेक करा, जिसको ट्रेनिंग भी कह देते हैं एक तरह से हम। फिर मापना एक तरह से, मतलब कि किस रूप में हम मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, फिर हमने ये करने के बाद फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि टेस्ट भाई कि वो ठीक निकला नहीं निकला, मतलब उसने जो, सिर्फ स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, हम एक तरह से क्या करते हैं, हम उसका परीक्षण करते हैं बच्चे का कि भाई वो अच्छा है या बेकार है, मतलब पढ़ने में सही है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट बनाते हैं, फिर उसका मापन करते हैं, लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसकी जो रिपोर्ट है हमारे सामने आती है। तो परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो किसी की योग्यता और क्षमता को जानना है, तो परीक्षण, मापन, मूल्यांकन जरूरी होता है। प्रतिभागियों की आवश्यकताओं की खोज, मतलब कि जो प्रतिभागी है ना, तो अगर हमें उनकी खोज करनी है, अच्छी टैलेंटेड खिलाड़ी खोज करने, उनकी आवश्यकता क्या है ना, तो इसकी खोज करनी है, तो हमको जो है इन तीनों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद अभिप्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना। क्यों मोटिवेट कैसे करेंगे, मान लो हमने उनका टेस्ट करा, उनमें कुछ कमी दिख गई, तो हमें बोलेंगे उनको तुम ऐसे कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, मान लो फिर और टेस्ट में बिल्कुल बढ़िया निकले वो, है ना, जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो निकली, तो उनको और मोटिवेट करना कि तुम और अच्छा कर सकते हो इसमें, ठीक है, तुम अच्छे हो और अच्छे कर सकते हो, तो अभिप्रेरित करना हो जाता है, मोटिवेट करना। और खिलाड़ियों को वर्गीकृत करना, है ना, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है जिस खेल में, तो उसके हिसाब से हमें टेस्ट वगैरह रखने पड़ते हैं, मतलब ये तीनों प्रोसेस रखने पड़ते हैं, परीक्षण, मापन, मूल्यांकन, उसके आधार पर क्या होता है, हम खिलाड़ियों को वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, व्यायाम और खेलों में शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है व्यायाम और खेलों में जो शरीर रचना होती है और शरीर क्रिया विज्ञान, इसका महत्व आपको बताना है। तो देखो भाई, शरीर रचना मतलब कि हमारा शरीर बना कैसे है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं शरीर रचना। तो शरीर रचना जो है व्यायाम और खेलों में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और ऐसे ही शरीर क्रिया विज्ञान, यानी हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, हमारे शरीर के जो सारे टिश्यू है, सब काम कैसे करते हैं, कहने का मतलब है कि हमारा बॉडी कैसे काम करते हैं, इसका महत्व। ठीक है, अगर हमें अपने शरीर काम कैसे करता है इसका ज्ञान होगा, हमारा शरीर है कैसा इसका ज्ञान होगा, तो व्यायाम और खेल में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस ये हो जाते हैं। जैसे कि स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में मदद करता है अपना, ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करता है, प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, हमारे चोटों की रोकथाम के लिए सहायक है, और शारीरिक फिटनेस का अनुकूलन करता है। ठीक है, तो इसके क्या है बेसिकली इंपॉर्टेंस है, तो फटाफट देख लेते हैं। देखो, तो स्वस्थ शरीर को बनाए रखना, अगर किसी व्यक्ति को मानव शरीर की शारीरिक रचना पता है और शरीर क्रिया विज्ञान का ज्ञान है, तो वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, क्योंकि उसको पता है मेरा शरीर कैसा है ना, कैसे काम करता है, कहाँ मुझे दिक्कत है कहाँ नहीं, तो ऐसे में अपने हेल्थ को वो बनाए रख सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, जब अपने बॉडी के बारे में पता है ना, शरीर कैसे काम करता है, तो उसको कैसी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसका कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिल जाती है इससे।
तो खेल में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रेनिंग के बिना बात नहीं बनती खेल में। तो किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कार्यात्मक क्षमता जो हमको शरीर क्रिया विज्ञान से पता चलता है, तो उसको जाने बिना जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। प्रदर्शन को बेहतर बनाना, तो शरीर की मांसपेशियों, हड्डी, ऊर्जा प्रणाली की जानकारी अगर एक एथलीट को होती है तो अपनी ताकत, अपनी सहन शक्ति, मतलब कि थकावट के बाद भी वो काम कर सकता है कि कब तक कर सकता है, इसको सहन शक्ति बोलते हैं और लचीलापन बढ़ा सकते हैं, जिससे जो उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। ठीक है भाई। आगे चले, चोटों की रोकथाम। तो शरीर रचना जो ज्ञान है ना, वो कमजोर क्षेत्रों को पहचानने, सही व्यायाम तकनीकों को अपनाने और मांसपेशियों में खिंचाव, मोच और जोड़ की समस्याओं जैसी चोटों से बचाने में मदद करता है ना भाई। चोटों की रोकथाम करने में मदद करता है। अगर आपको अपने शरीर के बारे में पता है कि मेरा कौन सा हिस्सा नाजुक है ना, कौन सा कमजोर क्षेत्र है, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, इस जोड़ में अगर मैं ज़्यादा मूवमेंट कर दूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। तो कहने का मतलब है शरीर रचना का अगर ज्ञान होता है ना, तो कमजोर क्षेत्र हमें पता होते हैं, हम सही व्यायाम तकनीक लगाते हैं और मांसपेशियों में खिंचाव या मोच और जोड़ जोड़ की समस्याओं से बच जाते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है। शारीरिक फिटनेस का अनुकूलन, तो हमारे शरीर में कैसे काम करता है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए हम अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं, यानी शारीरिक फिटनेस का अनुकूलन कर सकते हैं। तो हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली जैसे जो शारीरिक कार्यों को समझकर सहन शक्ति और स्टेमिना को बढ़ाया जा सकता है। तो हमारी हृदय प्रणाली और श्वसन प्रणाली, ये दोनों जो है हमारे स्टेमिना को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो है भाई, इन जैसे हमारे हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली के कार्यों को समझकर सहन शक्ति और स्टेमिना को बढ़ाया जा सकता है, जो खेल प्रदर्शन के लिए जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कंकाल प्रणाली के कार्य क्या है। तो शरीर को आकार देता है। अगर आपने आपके शरीर से मैं हड्डियां निकाल दूं तो आपका शरीर दिखेगा कैसा, गिर जाएगा वो नीचे। ठीक है, क्योंकि शरीर को आकार, आपके शरीर का आकार ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि आकार ही आपकी हड्डी की वजह से बन रहा है। तो ये शरीर को एक निश्चित आकार और संरचना प्रदान करता है, सहारा और समर्थन जो है देता है। तो मांसपेशियों और आंतरिक भागों को सहारा देता है। ठीक है भाई, हमारी हड्डियां, जब तो हमारी हड्डियां जुड़ी होती है मांसपेशियों से। संरक्षण, तो ये मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और जितने भी नाजुक अंग होते हैं उनकी रक्षा करता है। देखो ना, हमारी बॉडी पूरी क्या रहती है, कवर करके रखती है हमारे सारे ऑर्गन को, उनको बचाता है। आंदोलन में मदद, आंदोलन मतलब यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने से नहीं है, यहाँ पर शरीर का हिलने डुलने से है। तो मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती है, जिससे हमारा शरीर जो है हिल डुल पाता है, चल फिर पाता है। खून बनाना, तो जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें क्या होती है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं। तो अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाएं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो खून बनाने में भी जो हड्डियां काम करती हैं। खनिज भंडारण, तो हमारे हड्डियों के अंदर जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज जमा रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। जिस दिन ये खत्म हो गया हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हृदय के कार्य क्या होते हैं। तो यह जो है शरीर के सभी मार्ग में शुद्ध रक्त का संचालन करता है ना भाई। हृदय की बात हो रही है, हृदय का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर के जितना भी हिस्सा है ना, वहाँ पे शुद्ध रक्त का संचालन करता है। इसे प्रणालीगत संचालन कहा जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। और ये जो हमारा हार्ट होता है ना, शरीर के सभी भागों से जितना भी अशुद्ध रक्त है उसकी शुद्धि के लिए फेफड़ों तक पहुंचाता है। इसे क्या कहते हैं, फेफड़े संबंधी प्रवाह कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब कि देखो, हमारा जो हार्ट है, इसका काम क्या होता है, खून को पंप करना, ब्लड को पंप करना। तो हमारी पूरी बॉडी में जो रक्त जाता है ना, वो हार्ट से ही जाता है। और जब एक बार हमारी पूरी बॉडी के सभी हिस्सों में खून चले गया, उसके बाद वो वापस भी आता है, जिसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त, तो वो वापस लेके आता है। तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को शुद्धि के लिए वापस फेफड़ों तक लाना, ये किसका काम होता है, ये अपने हार्ट का ही होता है। और ये रक्तचाप यानी हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है। हृदय की जो दर होती है, हार्ट बीट, उसको नियंत्रित करता है। और नियमित व्यायाम से जो है दिल की दक्षता जो है उसमें सुधार करता है। ठीक है, अगर हम नियमित व्यायाम करते रहते हैं तो हमारे दिल की जो दक्षता है, हमारा जो हार्ट है, वो ठीक रहता है। बाकी ये पॉइंट इसमें मत लिखना भाई कार्य वाले में, बाकी ऊपर के जितने भी पॉइंट है वो ध्यान रखना है, वो सब क्या है, हार्ट के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, पेशीय गति विज्ञान और जैव यांत्रिकी का खेलों में महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोनों का ही महत्व हमको लिखना है। पेशीय गति विज्ञान, इसको हम काइनेसियोलॉजी बोलते हैं, और जैव यांत्रिकी को हम बायो मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इनका महत्व क्या है। तो पेशीय गति, जिसको हम काइनेसियोलॉजी बोलते हैं, इसका महत्व क्या है। तो खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता बढ़ाना, तो ये जो विज्ञान है मांसपेशियों और हड्डियों की गति का अध्ययन करके खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। क्या भाई, ये भाई किनेसियोलॉजी का मतलब सिंपल सा है एक तरह से, ये भाई हमारी मांसपेशी वगैरह गति कैसे करती है। तो अगर इनका अध्ययन हो करके जो है, ये जो विज्ञान है मांसपेशी हड्डियों
गति का अध्ययन करके जो है खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है और चोटों से बचाव करने में मदद करता है। यानी कि सही तकनीक और शरीर की गतिविधियों का ज्ञान अगर होता है तो खिलाड़ियों को खेल के दौरान चोटों से बचाता है। सही मुद्रा और संतुलन, तो ये खिलाड़ियों को उनकी सही मुद्रा और शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ताकि आपको डिटेल में समझना है चैप्टर की, जाके वीडियो देखो, है ना। यहाँ पे तो हम कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ भी आए और अपना सारे क्वेश्चन कवर हो जाए कम टाइम में। उसके बाद व्यायाम और प्रशिक्षण, तो कनिष्ठ रोजी का उपयोग कर सही व्यायाम और प्रशिक्षण योजना बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, शरीर की गति का अध्ययन हो जाता है कि शरीर काम कैसे करता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैव यांत्रिकी क्या है, तो सही तकनीक विकसित करना। तो जैव यांत्रिकी जो है खेलों में सही तकनीक सीखने विकसित करने में मदद करती है, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन में सुधार होता है। प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि, तो बल, गति और दिशा का अध्ययन करके जो है खेलों में सुधार किया जा सकता है। क्योंकि बायोमैकेनिक्स में यही होता है कि भाई जैव यांत्रिकी यानी फिजिक्स को हमने किससे जोड़ दिया, बायोलॉजी से जोड़ दिया। तो हमें फिजिक्स के जो नियम हैं जैसे कि बल, गति, ये सब जो है, दिशा, ये शरीर पर कैसे काम करते हैं, जब इसका अध्ययन करते हैं, जब पता चल जाता है तो प्रदर्शन क्षमता में सुधार किया जा सकता है। उपकरणों का विकास, तो जैव यांत्रिका का उपयोग करके, जैव यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स का उपयोग करके खेल उपकरण जैसे कि बैट, बॉल, शूज को अधिक प्रभावी बनाने में किया जाता है। जैसे कि अब घर्षण, घर्षण हमारा क्या है, यांत्रिकी का पार्ट है। अब वो हमारे शरीर पर एक्ट कैसे करता है, प्रभाव कैसे डालता है, तो वो जैव यांत्रिकी बन जाता है। अब शूज है ना, अगर उसको हम नीचे स्पाइक्स लगा देंगे जिससे थोड़े स्पाइक्स मतलब थोड़ा नीचे नीचे थोड़े हिस्से नुकीले टाइप से हिस्से निकल रहे होते हैं जूतों के नीचे से, तो उसको स्पाइक्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, जमीन पर पकड़ बनाने के लिए मजबूत लगाए जाते हैं ताकि जमीन पर क्या रहे, अपनी पकड़ रहे। तो हमने क्या करा भाई, यांत्रिकी को जीवन से जोड़ दिया। तो वही चीज़ है, तो जैव यांत्रिका का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उपकरण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए भाई। तो किशोरावस्था यानी पता ही होगी, एडल्ट वाली जो फेज होता है जिसमें आप सभी हो, उसमें बहुत सारी शारीरिक समस्याएं आती हैं और खुद के प्रति यानी आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है। बच्चा अपने बारे में बहुत जानने लग जाता है इस टाइम पे। उसको यौन संबंधी समस्याएं लग जाती है, मतलब कि भाई सेक्सुअल प्रॉब्लम उसको आने लग जाती है, मतलब कि जैसे कि भाई बियर्ड आना, है ना, आवाज थोड़ी क्रैकलिंग सी हो जाना, ना दूसरे अपोजिट जेंडर के प्रति क्या हो जाना भाई, अट्रैक्शन हो जाना। तो ये यौन संबंधी समस्याएं होती हैं। इस टाइम पे भाई करियर को लेकर भी टेंशन हो जाती है, करियर चुनाव में समस्या होती है, नशाखोरी, बच्चा नशे में चले जाता है, नशा करने लग जाता है अगर उसको सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता है। और किशोरावस्था में लापरवाही हो जाती है, जैसे कि नशाखोरी और कोई लापरवाही भी हो जाती है जो नहीं करनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन, अब जो किशोरों को समस्या आ रही है ना, जो मैंने पीछे आपको बताई, तो इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। समाधान ऐसे कर सकते हैं, पहला तो सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार करना। सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार करना, तो माता पिता को जो है किशोरों के बदलते व्यवहार के कारण चिंतित होने के बजाय क्या करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, उनको आज़ादी प्रदान करनी चाहिए। और ये व्यवहार जो है उनको शारीरिक परिवर्तन जो उनके इस टाइम पे आ रहे हैं तो उससे जो तनाव हो रहा है उसको कम करता है। घर और विद्यालय का स्वस्थ वातावरण, यानी कि अगर घर और विद्यालय का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा तो किशोर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और गलत आदत जैसे कि जुआ खेलना, नशा करना सीख जाएगा। अगर घर के अंदर, स्कूल के बाहर ऐसा एनवायरनमेंट है तो इन जगहों पर क्या, जैसे घर और विद्यालय हो गए, यहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। नैतिक और धार्मिक शिक्षा, तो घर पर माता पिता और परिवार के बड़े बुजुर्गों को जो है किशोरों को नैतिक शिक्षा यानी मोरल वैल्यूज सिखानी चाहिए, धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होता है, उनके व्यवहार संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। मित्रतापूर्ण व्यवहार, तो माँ बाप को बिल्कुल मित्र बन के रहना चाहिए अपने बच्चे का, किशोरों का, जिससे जो है वो अपनी सारी बातें खुलकर शेयर कर सके। तो जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो माता पिता और शिक्षकों को उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए ताकि वह स्वतंत्रता के साथ अपनी समस्याएं बता सके। आपने देखा होगा, स्कूल की बात बताता हूँ, जैसे कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत खड़ूस होते हैं, है ना, बस पढ़ा के निकल जाते हैं, बच्चे क्या है क्या नहीं, उनको क्या समस्या है नहीं जानते। लेकिन एक टीचर ऐसा होता है जो बच्चों की समस्या को समझता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो बच्चे उनसे काफी घुल मिल जाते हैं और उनसे सारी बातें भी शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बोलते हैं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तो बच्चे, माता पिताओं को और शिक्षकों को क्या रखना चाहिए भाई, मित्रतापूर्ण यानी दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए किशोरों के साथ। पर्याप्त स्वतंत्रता, तो बच्चों को इस टाइम नहीं तुम बांध के नहीं रखना चाहिए बल्कि स्वतंत्र रखना चाहिए उसको। यानी किशोरों को अपनी भावना और सुझाव व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें अपने मित्रों का चुनाव कि वह उन दोस्त कौन से रखने हैं, उनके साथ घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन माता पिता को अपने बच्चों के मित्र के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो चुनाव पूरा करेंगे भाई किसको दोस्त बनाना किसको नहीं, लेकिन जो उसके दोस्त है उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए माता पिता के, कौन कौन दोस्त है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई, प्रदर्शन में सुधार करता है। खेल मनोविज्ञान मतलब कि जहाँ पर हम किसी खिलाड़ी के बिहेवियर को जान पाए, तो वो क्या है, खेल मनोविज्ञान होता है। तो इसका महत्व क्या होता है? तो भाई प्रदर्शन में सुधार होता है अगर हम खेल मनोविज्ञान के जरिए एथलीटों को समझ पाए, उनके व्यवहार को समझ पाए, है ना। तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, उनके प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। तो खेल मनोविज्ञान जो है एथलीटों या खिलाड़ियों को उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करता है। मान लो कोई खिलाड़ी टूटा टूटा सा लग रहा है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके बिहेवियर में उसको समझ के उसका बिहेवियर को सुधारा जा सकता है, जिससे क्या होगा, उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। तो वैज्ञानिक तरीकों से उनके व्यवहार में सुधार लाकर उनके प्रदर्शन को और उनकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को बढ़ाया जा सकता है, बेहतर करा जा सकता है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया, तो उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया, प्रेरणा मतलब उनको इंस्पायर करना, मोटिवेशन देना एक तरह से। तो उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया जो है खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करती है। खिलाड़ियों को ये परामर्श देती है कि वे अपना प्रदर्शन कैसे सुधार सकते हैं, और खेल मनोविज्ञान के निर्देशन में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करूं, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक होता है भाई। अगर हमें खेल मनोविज्ञान की मदद से क्या कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी चुन सकते हैं। क्यों हमें, क्योंकि उनके व्यवहार के बारे में पता चल जाता है, और जिस खेल के लिए जैसा व्यवहार चाहिए होता है ना, तो हमें वैसे ही खिलाड़ी मिल जाते हैं। तो खेल मनोविज्ञान जो है ना, प्रशिक्षकों को जो ट्रेनिंग देते हैं ना, ट्रेनर जो होते हैं, उनको अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में मदद करता है। इससे क्या होता है, उन्हें खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में, उन्हें प्रशिक्षण को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है भाई, तो अच्छे खिलाड़ी चुनने के लिए भी मदद करता है। लास्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन है पहला अपना, खेल प्रशिक्षण से अभिप्राय, मतलब क्या अभिप्राय है, और खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए भाई। वैसे पूरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बस जितने भी सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा ना, वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, या आपसे 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में सेपरेटली पूछ सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या कह लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो खेल प्रशिक्षण होता क्या है? तो खेल प्रशिक्षण जो है बेसिकली उच्चतर प्रदर्शन, मतलब कि हाई परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया, एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। ये जो है भाई 1 साल की, 1 महीने की, कुछ हफ्ते की, 6 महीने की हो सकती है ये ट्रेनिंग। ध्यान रखना है, डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। और ये पूरी प्रक्रिया के माध्यम से खेल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है उसको, जिसको बोलते हैं अपना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, उसकी सहायता से जो खिलाड़ियों के स्तर को सुधारा जाता है। अब सिद्धांत की बात करते हैं। खेल प्रशिक्षण सिद्धांत का मतलब है कि जब किसी को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, किसी को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो पहला है अति भार का सिद्धांत। तो इसका मतलब है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण भार को बढ़ाना चाहिए। मतलब ट्रेनिंग आप दे रहे हो ना, उसको धीरे धीरे उसके वेट को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी खिलाड़ी की सहन क्षमता बढ़ानी है, तो उसके लिए मांसपेशियों को अधिक लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए, जितना वे अभ्यस्त हो चुकी है ना। मतलब कि मांसपेशियों को तैयार करना है, तो ऐसा हमें भार बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। भार देंगे तो अभी क्या, मांसपेशियां क्या होगी भाई, वो तैयार होगी गेम के लिए। प्रकृति क्रम का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अतिभार मैंने आपको पीछे बताया, इसको धीरे धीरे सिस्टमेटिक रूप से बढ़ाना चाहिए, जिससे जो खिलाड़ी इसको संभाल भी पाए। ये नहीं कि भाई आपने एक बार में उसके ऊपर भार दे दिया, बेचारा ना कर पाए। तो धीरे धीरे हमें भार बढ़ाना चाहिए, जिससे जो उसकी एक बॉडी तैयार हो उस चीज के लिए। तो ये सिद्धांत कहता है कि भाई उचित विश्राम और पुनः शक्ति प्राप्ति का एहसास कराता है, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो हल्का सा भार बढ़ाया, फिर उसको विश्राम दिया, फिर बढ़ाया, फिर भार दिया। तो ऐसे क्या होता है, उचित विश्राम और पुनः शक्ति प्राप्ति की भी एहसास से कराता है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला सिद्धांत अपना। आगे बात करें निरंतरता का नियम, तो प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो है, बिल्कुल जो प्रोसेस है, बिल्कुल निरंतर होना चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का लंबा अवकाश नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतराल चलता है, लेकिन ज़्यादा लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। विविधता का सिद्धांत, तो विविधता का मतलब होता है जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो, जो उसमें आसन करा रहे हो, जो भी एक्सरसाइज करा रहे हो, उसमें बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिफरेंस होना चाहिए, उसमें एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे जो बंदा है जो ट्रेनिंग ले रहा है वो बोर ना हो, जो एथलीट है। तो प्रशिक्षण को रोचक और प्रेरणादायक बनाए रखने के लिए उसमें विविधता होनी चाहिए, यानी कि व्यायाम की जो प्रकृति है, व्यायाम कितनी देर तक चलने वाला है, और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें बदलाव हमेशा शामिल किए जाने चाहिए। और विविधता जो है ना, खिलाड़ियों को उबने से बचाती है, मतलब बोर होने से बचाती है, और उनके प्रदर्शन में सुधार करती है, उनका मन लग जाता है वहां पर। व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, तो ये कहता है कि भाई प्रत्येक खिलाड़ी की आवश्यकताएं और जो कैपेबिलिटीज होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग शारीरिक संरचना, क्षमता और सहन शक्ति के कारण सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग हो सकती है। तो व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत को ध्यान रखना होता है जब ट्रेनिंग का प्रोग्राम या किसी के लिए भी ट्रेनिंग की प्रक्रिया आप सोच रहे हो। और पुनः शक्ति प्राप्ति करने में भी जो अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग समय लगता है। कोई बंदा, कोई खिलाड़ी जो है 20 मिनट में रिकवर कर जाता है ट्रेनिंग करने के बाद,
और कोई आधे घंटे 1 घंटे भी ले लेता है ना, कोई 10 मिनट में कर लेता है, तो सबके टाइम अलग अलग होते हैं। विशिष्टता का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि शरीर के किसी विशेष अंग या भाग का व्यायाम किया जाए तो वह अंग जो है अधिक विकसित हो जाता है ना। मान लो कि हमारे ये आप मान लो कि कोई भी ऐसा गेम है जिसमें मान लो हाथों की जरूरत है, तो ऐसा आसन कराया जाएगा, ऐसे व्यायाम किया जाएंगे जिससे आपके हाथ तैयार हो, है ना। तो उसको लगातार कर जाते हैं तो आपको अंग जो है अधिक विकसित हो जाता है, सीधी सी बात है। तो विशिष्ट खेल, जिस खेल की भी आप तैयारी कर रहे हो या क्रिया जोन से भी आप करने वाले हो, जिसके लिए आप ट्रेनिंग लेने आए हो, तो संबंधित मांसपेशियों और अंगों को लक्षित व्यायाम के माध्यम से विकसित किया जाता है ना भाई। तो पर्टिकुलर उस वही अंग वाला जो है यहाँ पर व्यायाम किया जाता है। उसके बाद सक्रिय ग्रस्तता का सिद्धांत क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खिलाड़ियों को पूर्ण सक्रियता, क्रियाशीलता और अपनी इच्छा से भाग लेना चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए, यानी कि निष्क्रिय रूप से रह रहा है। और प्रशिक्षण को बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब खिलाड़ी मन से इसमें शामिल हो, ना कि तन से, दोनों से शामिल होना चाहिए। उसके बाद चक्रियता का सिद्धांत मैंने बताया भाई। अब जो ट्रेनिंग का चक्र है, प्रशिक्षण का चक्र, वो कितना लंबा है, 1 साल का है, 6 महीने का, 1 हफ्ते का है, तो ये चक्र होते हैं। तो चक्रियता का सिद्धांत भी होता है खेल प्रशिक्षण के अंदर। तो खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न चरणों या चक्रों में पूरा बांटा जाता है। ये चक्र मेन रूप से मैसो चक्र, मैक्रो चक्र और माइक्रो चक्र, और इनके बारे में डिटेल में आप अगली क्लास में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, ठीक है। मैक्रो चक्र सबसे लंबी अवधि होती है भाई प्रशिक्षण की, आमतौर पर महीनों में, लगभग साल आप कह सकते हो। मैसो चक्र जो है ये मध्यम अवधि होती है, लगभग आप कुछ एक एक महीने की लगभग ये होती है। माइक्रो सबसे छोटी अवधि होती है, लगभग 3 से 10 दिन की होती है। और ये चक्र जो है प्रशिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसे मान लो 1 साल की ट्रेनिंग है मैक्रो चक्र, तो 1 साल को बांट देते हैं कई हिस्सों में कि भाई इतने महीने ये कराएंगे, इस चीज़ के लिए तैयार कराएंगे, इतने महीने फिर ये करेंगे, लास्ट में फिर ऐसे कुछ और चीज़ के लिए तैयार करेंगे ताकि खेल में बेहतर परफॉर्मेंस वो कर पाए। सामान्य में विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, तो हमें प्रदर्शन में सुधार करना है, तो पता जब भी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो प्रदर्शन में सुधार के लिए सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की तैयारियां समान रूप से की जानी चाहिए, लेकिन पहले सामान्य तैयारी करानी चाहिए फिर विशिष्ट तैयारी, क्योंकि विशिष्ट तैयारी जो है बिना नॉर्मल तैयारी के नहीं होती है। आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्त करने का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कहता है, ये सिद्धांत जो है खेल प्रशिक्षण का, ये कहता है ये भाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार बनाना चाहिए कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण संबंधित क्रियाओं के बीच उचित अंतराल और आराम मिल सके, मतलब कि गैप मिल सके आराम का, ठीक है, अलग अलग व्यायाम के बीच में। और ये शरीर और मन दोनों को क्या रखता है, फिर से ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। समझ आ गया भाई। तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, डोपिंग का क्या अर्थ है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो भी कर रहा हूँ, मतलब सारे क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंदर, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है बस। तो क्वेश्चन अगला कौन सा है भाई, डोपिंग का क्या अर्थ है। तो डोपिंग का मतलब सिंपल सा होता है, जब एथलीट प्रतिबंधित मतलब कि बैन पदार्थ या ऐसी विधियों का प्रयोग करके अपना खेल में प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसे डोपिंग कहते हैं। मतलब कि भाई इन ओलंपिक कमेटी हो गई, है ना, कोई खेल संघ हो गया, उनने क्या कर रखा है, ऐसे पदार्थ या ऐसी दवाई जैसी कोई मेथड्स है, उसको बैन कर रखा होता है, जिसका यूज खिलाड़ी करता है अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, और जब एथलीट इसका यूज कर ले तो उसको डोपिंग कहते हैं। तो उदाहरण के लिए भाई नशीली दवा, स्टेरॉइड्स हो गए, ये सब का यूज करता है खिलाड़ी प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, तो ये बैन है सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। डोपिंग वैसे ये डायरेक्ट एक साथ आ सकता है कि डोपिंग क्या है और खेल कूद क्षेत्र में प्रतिबंधित विधियों का उल्लेख कीजिए। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो शारीरिक विधियों से क्या तात्पर्य है, और खेल कूद क्षेत्रों में प्रतिबंधित विधियां, प्रतिबंधित विधियां वही जिससे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बढ़ाता है, जिसको डोपिंग कहते हैं। तो खेलकूद क्षेत्र में प्रतिबंधित विधियों का उल्लेख कीजिए। देखो भाई, अगर हमें डोपिंग की बात करो, डोपिंग 2 हिस्सों में बांटते हैं हम। एक तो ऐसे पदार्थ जिससे प्रदर्शन बढ़ाया जाता है, जिसमें दवाई वगैरह आ जाती हैं, और दूसरा शारीरिक विधियां, मतलब ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसी कुछ शारीरिक विधियां होती है जिसका यूज करा जाता है प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। तो प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ में उत्तेजक, जीन डोपिंग, बीटा 2 ड्यूरेटिक्स, नशीली दवाएं, पेप्टाइड हार्मोन्स, कैना वायरस वगैरह आ जाता है। और शारीरिक विधियों में भाई रक्त ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और होमोलोगस ब्लड डोपिंग इसमें आ जाती है, ठीक है भाई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई शारीरिक गतिविधियों के बारे में बताना है, मतलब कि इनके बारे में बताना है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो अपने शारीरिक गतिविधियों के अंदर ये सब आ जाता है, ठीक है भाई। रक्त ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, फिर रक्त ब्लड डोपिंग को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और होमोलोगस ब्लड डोपिंग, ठीक है। तो बात करते हैं भाई पहले रक्त ब्लड डोपिंग की, तो जिसको ब्लड डोपिंग भी बोल देते हैं हम। तो ब्लड डोपिंग सिंपल सा है, ये लाल रक्त कणिका, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है, जिससे क्या होता है, गलत और प्रतिबंधित प्रक्रिया माना जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं भाई, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और
होमोलोगस ब्लड डोपिंग। तो ब्लड डोपिंग आपको समझ आया, इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिका जो आरबीसी होते हैं उनकी नंबर्स बढ़ाए जाते हैं, जिससे क्या भाई प्रदर्शन बढ़ जाए। और ये बैन है ऐसे करना, ठीक है, खेल पर्पस के लिए अगर तुम ये कर रहे हो तो ये बैन है। तो उसको दो हिस्से होते हैं, एक ऑटोलोगस एक होमोलोगस। तो ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग की बात करूं तो इस विधि में क्या होता है, खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले क्या करता है, खिलाड़ी के अपने रक्त को कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के अपने रक्त को वापस शरीर में चढ़ाया जाता है। मतलब निकलवा लिया शरीर से ब्लड, फिर बाद में वापस चढ़वा लिया कुछ हफ्ते पहले। तो ये क्या होता है, अपना ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग होता है, ठीक है। होमोलोगस ब्लड डोपिंग क्या है, तो इस विधि में क्या होता है, एक व्यक्ति से ताजा रक्त लेकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है ना, जिसका उद्देश्य क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है भाई, शारीरिक सहन शक्ति बढ़ती है और प्रदर्शन क्षमता बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद अपना एक और रह गया भाई जीन डोपिंग। तो जीन डोपिंग क्या होता है, जब खेल में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो जीन में अगर तोड़ मोड़ या जीन में कुछ बदलाव करा जाता है गैर चिकित्सीय कार्य के लिए। गैर चिकित्सीय कार्य वो हो गया, मतलब तुम किसी हेल्थ पर्पज से ना करके तुम अब क्या करो, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए क्या करो, जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, कोशिकाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जीन डोपिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसके साथ जो है अपनी आज की जो वीडियो है फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना एग्जाम से पहले। सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। जितनी भी वीडियो बनाई है सारे एग्जाम आपके सब्जेक्ट की, है ना, ज्योग्राफी की बात कर लो चाहे या फिजिकल की बात कर लो, सब आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं वो वीडियो से ही आते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।